स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2024 में पूछे गए पेपर 347 एफजे के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें देखिए पहला प्रश्न का खंड है कि 5 ग्राम NaOH को 450 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, तो विलयन की आपको मोलरता ज्ञात करनी है। तो देखिए मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। हमारा विलेय यहाँ पर जो है वो है NaOH। तो सबसे पहले हम NaOH के मोल निकालेंगे कैसे। देखिए यहाँ NaOH का भार आपको 5 ग्राम दिया है, तो आप NaOH का भार निकालेंगे। फिर आप इस NaOH का अणुभार निकालेंगे, जिसमें सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। यानी कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो अणुभार आएगा 40। अगर हम 5 ग्राम को अणुभार 40 से भाग करेंगे तो ये इसके मोलों की संख्या हो जाएगी, जो कि आएगी 0.125 मोल। ठीक है, यानी आपको NaOH के मोल पता हो गए। साथ ही साथ यहाँ देखिए विलयन का आयतन 450 ml दिया है, जिसको अगर आप 1000 से भाग करेंगे तो ये लीटर में हो जाएगा 0.45 लीटर। ठीक है, तो आपको देखिए मोलों की संख्या पता है और यहाँ आयतन भी आपने 0.45 लीटर ये पता कर लिया है। अब आप मोलों की संख्या को भाग करेंगे जब आयतन से, यानी 0.45 से, तो यही आपकी मोलरता निकल जाएगी और ये वैल्यू आएगी 0.2777, यानी 0.278। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो चौथा ऑप्शन है यही सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसका आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है कि K3CO C2 का होल 4 का होल थ्राइस में CO की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप इस पूरे यौगिक को देखेंगे, इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए एक पोटेशियम पे एक प्लस होता है, 3 पोटेशियम है, तो आप यहाँ +3 मानेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को आप x मानेंगे और यहाँ एक C2O4 पे होता है 2 माइनस, 3 C2O4 हैं, यानी कुल माइनस आएगा 6। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +3। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया एक ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित होगी, वह कौन सा है। तो देखिए यहाँ आपको स्कैंडियम दिया है, टाइटेनियम, वैनीडियम और क्रोमियम दिया है। तो डी ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, ये परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। अगले प्रश्न पे दिया है यौगिक जिसमें क्षार की प्राबल्य सबसे अधिक है, यानी कौन सबसे अधिक क्षारी है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो 4 एमीन दिए हैं, देखिए द्वितीयक एमीन है, ये प्राथमिक एमीन है, ये तृतीयक एमीन है और ये अमोनिया है। इन चारों में जो सबसे अधिक क्षारी होता है वो हमारा तृतीयक एमीन होता है, जो कि थर्ड है, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगले प्रश्न में यहाँ दिया है यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है उसको चुनना है। तो यहाँ पे जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमारा जो सेलुलोज होता है ये हमारा डाइसैकेराइड नहीं होता है, बल्कि ये पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक की पहचान टॉलिन अपकर्मक से करते हैं। तो आपको मालूम है कि टॉलिन अपकर्मक की पहचान केवल और केवल एल्डिहाइडों के लिए की जाती है। इसका मतलब एल्डिहाइडों की पहचान टॉलिन अपकर्मक से कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ अगला प्रश्न दिया है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को अगर हम 450 ml जल 450 ग्राम जल में घोल दें तो हमको दो चीज़ निकालनी है। एक तो विलयन के हिमांक में अवनमन निकालना है और दूसरा विलयन का हिमांक निकालना है। तो यानी यहाँ दो प्रश्न हैं। तो पहले क्या क्या चीज़ें दी है वो देखिए। यहाँ पर हमारा विलेय है एथिलीन ग्लाइकॉल और यहाँ पर उसका भार दिया, यानी स्मॉल w आपको दिया हुआ, स्मॉल w का मान दिया है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 450 ग्राम जल यानी विलायक का भार दिया है। विलायक के भार के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो कैपिटल W है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक दिया है। मोलल अवनमन स्थिरांक को हम KF से लिखते हैं, यानी आपको KF का मान भी दिया है। और उसके बाद हमको ये दो चीज़ें पता करनी है। अब देखिए चूँकि आपको KF का मान दिया है, यानी आपको सूत्र भी KF का लगाना है। तो जो KF का सूत्र होता है वो होता है डेल्टा TF, यानी हिमांक का अवनमन इज इक्वल टू KF इंटू यहाँ होता है स्मॉल w, इंटू होता है यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पर होता है कैपिटल W इंटू स्मॉल m। यानी अगर आपको यहाँ पर हिमांक में अवनमन निकालना है, जिसको आप डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए बाकी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको पता है। देखिए KF का मान वो दिया हुआ 1.86, स्मॉल w यानी विलेय का भार वो भी दिया है, कैपिटल W यानी विलायक का भार भी आपको दिया है। बस एक चीज़ आपको निकालना है स्मॉल m यानी विलेय का अणुभार। अब विलेय यहाँ पर कौन है, विलेय एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ दो कार्बन है, एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो दो कार्बन का हो जाएगा 24, 6 ऑक्सीजन है, एक 6 हाइड्रोजन है,
एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता तो 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 32, यानी हो जाएगा 62। तो यहाँ पे आप यम का मान भी पता कर लेंगे, और जब ये सारी चीज़ें आपको पता है तो यहाँ से आप डेल्टा टी एफ का मान निकालेंगे, और यही डेल्टा टी एफ जो होता है वो विलयन के हिमांक में क्या हो जाता है, अवनमन हो जाता है। तो इस तरीके से आप पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। लिखने का तरीका क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, जितनी जानकारी दिया था, विलेय का भार, विलेय का अणुभार जो हमने अभी निकाला था, विलायक जो जल है उसका भार, के एफ का मान दिया था, और यहाँ से हमको के एफ के मान से ही हमने देखिए सूत्र निकाला है, और जब इस सूत्र को सॉल्व किया है तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ का मान देखिए आ गया है कितना, 2 केल्विन। ठीक है, यानी हिमांक में अवनमन हो गया 2 केल्विन। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा लग गया। अब हिमांक में अवनमन तो आपने लगा लिया, साथ ही साथ आपको विलयन का हिमांक निकालना था। तो विलयन का हिमांक कैसे निकालते हैं, तो देखिए विलयन के हिमांक का एक सिंपल फार्मूला होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यानी हिमांक का अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक, जिसको हम टी एफ नॉट से लिखते हैं, और इसमें से विलयन के हिमांक को घटाना होता है। अब यहाँ पर जो टी एफ है यही हमारा विलयन का हिमांक है, यही हमको निकालना है। तो देखिए डेल्टा टी एफ का मान अभी अभी आपने जो वैल्यू लिखा था वो वैल्यू आया था कितना, यहाँ पे 2 केल्विन आया था। डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ है शुद्ध विलायक, यानी यहाँ विलायक जल है तो शुद्ध जल का आप क्या लेंगे, हिमांक लेंगे, और यहाँ पर शुद्ध जल का जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अगर आप केल्विन में बदलें तो केल्विन में ये 273.15 केल्विन होता है। ये याद रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते समय 273.15 जोड़ा जाता है, जिसको कई बार राउंड फिगर लेते हुए लोग 273 ही केवल जोड़ देते हैं। तो आप 273.15 पूरा जोड़िए। अब आप यहाँ पर देखिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू अगर मैं रख दूँ 273.15, और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी एफ, तो यहाँ से माइनस टी एफ का मान निकालेंगे और वो आ जाएगा 271.15। तो देखिए यहाँ पर नीचे वही किया गया है कि जब आपको हिमांक में अवनमन पता हो गया है तो आप ये सूत्र लगाए हैं, और तब यहाँ से टी एफ का मान निकल जाएगा, और ये जो टी एफ है यही है आपके विलयन का हिमांक, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा विलयन का हिमांक है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वहाँ दिया हुआ है कि आपको 2 पदों को परिभाषित करना, एक मोल अंश क्या होता है। तो देखिए मोल अंश क्या होता है, एक विलयन में जो भी अवयव है, मान लेते हैं कोई भी अवयव है, तो आपका मोल अंश क्या होता है, अवयव के मोल कितने हैं और इसको भाग दे दीजिए विलयन में कुल मोलों की संख्या से, विलयन में कुल मोलों की संख्या से। यही आपका होता है मोल अंश, जिसको हम मोल प्रभाज कहते हैं। परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो परिभाषा बनाने के हम लिखेंगे किसी विलयन में अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है यही हमारा मोल प्रभाज कहलाता है। तो देखिए परिभाषा में इसी चीज़ को बताया भी गया है कि एक विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम काई से प्रदर्शित भी करते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक विलयन में जो 2 मुख्य अवयव होते हैं वो विलेय विलायक हैं। तो हमने देखिए विलेय के मोलों को माना है स्मॉल एन और विलायक के मोलों को माना है कैपिटल एन। तो विलयन में कुल कितने मोल हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए अगली लाइन में यहाँ जोड़ के बताया गया है कि विलयन में कुल मोलों की संख्या वो हो जाएगी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को आप ऊपर लिखिए और विलयन में कुल मोलों की संख्या से भाग कर दीजिए। अब चूंकि आपने यहाँ विलेय का मोल प्रभाज निकाला है तो यहाँ पर विलेय के मोल को ऊपर लिखेंगे। विलेय के मोल को हमने कितना माना था, स्मॉल एन, तो देखिए स्मॉल एन ऊपर है और कुल मोलों की संख्या कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन थी, वो नीचे आ गया। इसी प्रकार से अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है या विलायक का मोल अंश निकालना है तो विलायक के मोलों को ऊपर रखिएगा और विलयन में कुल मोलों की संख्या से भाग देंगे। अब चूंकि विलायक के मोल आपने कैपिटल एन माने थे तो कैपिटल एन को आप ऊपर लिखेंगे और विलयन में कुल मोलों की संख्या को भाग दे देंगे और इस तरीके से आप मोल अंश की परिभाषा लिख जाएंगे। अब दूसरा दिया मोललता क्या होता है, तो देखिए अगर हम मोललता के सूत्र को देखें तो विलयन की मोललता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। अब परिभाषा बनाने के लिए हम इस विलायक का भार 1 किलोग्राम मानेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो इसका मतलब विलयन की जो मोललता है वो विलेय के मोलों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए जैसे ही आप 1 किलोग्राम विलायक का भार मानेंगे तो विलयन की मोललता विलेय के मोलों की संख्या होगी और यहीं से हमारा परिभाषा बनेगा कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। मात्रक क्या होगा, ऊपर मोल है नीचे भार है किलोग्राम में, तो इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया है
लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, जिसको हम लैंथेनाइड संकुचन भी कहते हैं, और इसके प्रभाव की भी विवेचना करनी है। ठीक है, तो लैंथेनाइड संकुचन को अगर आपको समझना है तो आपको आवर्त सारणी को थोड़ा सा देखना होगा। आइए आपको आवर्त सारणी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर इस आवर्त सारणी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये जो लैंथेनम दिखाई दे रहा है, इसके बाद जो ये 14 तत्व हैं, इसके बाद के ये जो 14 तत्व हैं, यही लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं। अब इस लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में अगर आप सीरियम से ल्यूटेशियम, यानी ये जो सीरियम है इससे ल्यूटेशियम की ओर जाते हैं तो आपको लगातार आकार में कमी दिखाई देगी। इसका मतलब लैंथेनाइड श्रेणी में जब हम सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाते हैं तो तत्वों की जो आकार है या त्रिज्या है उसमें लगातार कमी होती है, और इसी को हम कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, तो देखिए परिभाषा में आपको इसी चीज़ को बताया गया है कि जब आप लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाते हैं तो इन तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्या नियमित रूप से घटने लगती हैं, और लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणुओं और आयनों की त्रिज्या में हुई इसी कमी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब इसी प्रश्न में एक खंड और भी दिया है कि लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की भी व्याख्या करनी है। तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर तो सीरियम से पहले कौन है, लैंथेनम है। अगर मैं बात करूँ लैंथेनम के बाद ही सीरियम है, मैं लैंथेनम को थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब आपको मालूम है कि लैंथेनम से जब हम ल्यूटेशियम की ओर जाएंगे तो आकार लगातार घट रहा है। इसका मतलब लैंथेनम का आकार कहीं ना कहीं बड़ा होगा और ल्यूटेशियम का आकार उसकी तुलना में क्या होगा, छोटा होगा। अब मैं अगर बात करूं घनत्व पर, तो घनत्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ना है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसका मतलब घनत्व और आयतन एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो आप देखिए यहाँ लैंथेनम का आकार बड़ा है तो इसका आयतन बड़ा होगा, जबकि ल्यूटेशियम का आकार छोटा है तो इसका आयतन छोटा होगा। और अभी हमने देखा है कि आयतन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हमारा आयतन घट रहा है तो इसका मतलब घनत्व क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेटमेंट को दिखाया भी यहाँ गया है कि लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या पड़ता है। पहला प्रभाव जो ये घनत्व का मैंने बताया था कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनम के बाद वाले तत्वों के घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरी चीज़ है कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पे क्या प्रभाव होगा। तो आप खुद देखिए कि अगर मैं लैंथेनम को यहाँ फिर से लिखता हूँ तो लैंथेनम का आकार बड़ा है, जो कि मैं नीचे बना दे रहा हूँ। ये देखिए लैंथेनम का आकार बड़ा है, जबकि ल्यूटेशियम का आकार क्या है, वो छोटा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि दोनों हाइड्रोक्साइड से जुड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए OH का बंध भी बड़ा बनेगा, और यहाँ पर ये चूँकि छोटा परमाणु है तो ये OH वाला बंध भी छोटा बनेगा। अब इन दोनों बंधों में से कौन सा बंध जल्दी टूटेगा, तो आपको मालूम है बड़ा बंध जल्दी टूटता है। ठीक वैसे ही जैसे समान मोटाई की दो लकड़ी अगर है तो उसमें जो बड़ी लकड़ी होगी वो जल्दी टूटेगी, और छोटी लकड़ी को तोड़ने में आपको ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो लैंथेनम है ये OH जल्दी मुक्त कर सकता है, और अगर ये OH जल्दी मुक्त करेगा तो यानी ये प्रबल क्षार की श्रेणी में आ जाएगा, और उसकी तुलना में जो ल्यूटेशियम है वो जल्दी OH मुक्त नहीं कर पाएगा, और अगर वो OH जल्दी मुक्त नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये दुर्बल क्षार की श्रेणी में आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को लिखा भी गया है कि अगर हम बात करते हैं ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों की प्रबलता के बारे में, तो यहाँ पर देखिए दिया है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण तत्वों के ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों की जो क्षारकता होती है वो घटती है। जैसे लैंथेनम के हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार होते हैं, लेकिन ल्यूटेशियम के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। अब तीसरी चीज़ होती है आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं लैंथेनाइड संकुचन अगर नहीं होता, फिर से आवर्त सारणी को समझते हैं। ये जो आपको ये 14 तत्व ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअल में ये 14 तत्व हैं कहाँ, ये इसी लैंथेनम के बाद रखे गए। ठीक है, अब अगर थोड़ी देर के लिए मानिए कि लैंथेनाइड संकुचन नहीं होता, तो लैंथेनाइड संकुचन नहीं होने पर ये जो तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, यानी ये जिनको मैं रेड लाइन से पिंक लाइन से कवर कर रहा हूँ, ये जो आपके तत्व हैं यहाँ पर, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं। अगर देखा जाए तो अगर लैंथेनाइड संकुचन नहीं होता तो इसका मतलब द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार छोटा होता और इनका आकार थोड़ा सा क्या होता, बड़ा होता। लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण इससे पहले के जो 14 तत्व रखे गए हैं, यानी ये जो तत्व इससे पहले यहाँ वाले जो तत्व हैं वो रखे गए, उनका आकार छोटा है, तो इसका असर कहीं ना कहीं बाकी तत्वों पर भी पड़ेगा, और तब यहाँ पर ये तत्व जिसका आकार आप बड़ा समझ रहे थे यह भी आकार आ जाएगा छोटा, क्योंकि संकुचन उससे पहले के तत्वों में हुआ है। इससे होगा क्या कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याएं लगभग क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। और अगर त्रिज्याएं बराबर हैं तो आयनन विभव जो कि लगातार बड़े परमाणु का घटता है
वहाँ पर वो घटाव नहीं दिखाई देने को मिलेगा। तो ये भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आयनन विभव अगर लैंथेनाइट संकुचन नहीं होता तो टेंटिलम और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व जिनका आकार बड़ा होता उनका आयनन विभव कम हो जाता, लेकिन लैंथेनाइट संकुचन के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है FeNH3 का होल ट्वाइस CN का होल 4 पे सिंगल माइनस, इसके ज्यामितीय समावयवियों की संरचना आपको बनानी है। तो कैसे बनेगी ये संरचना? देखिए बहुत ज़्यादा आसान है ये। यहाँ पे देखिए Fe की समन्वय संख्या क्या है, इसको 2 अमोनिया ने घेरा है और 4 साइनाइड ने। ज्यामितीय समावयवी में क्या होता है, एक समपक्ष रूप होता है और एक विपक्ष रूप होता है, यानी एक सिस फॉर्म होता है और एक ट्रांसफॉर्म होता है। सिस फॉर्म कैसे बनता है, तो चलिए सिस फॉर्म को देख लेते हैं पहले। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर Fe को बीच में रख दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे चूंकि 6 लिगेंड इसको घेरे हैं तो यहाँ पे एक अष्टफलक का रूप देंगे। अब आपको करना क्या है, समपक्ष रूप बनाते समय यानी सिस फॉर्म बनाते समय क्या करना होता है कि आपको जो समान लिगेंड हैं वो अगल बगल के कोनों पर लगाना होता है। तो देखिए यहाँ NH3 2 बार है तो आप क्या करेंगे, NH3 मान लीजिए एक NH3 आपने यहाँ लगा दिया और एक NH3 यहाँ लगा दिया। ठीक है, देखिए समान लिगेंड अगल बगल लगा गए और बाकी जो चारों CN हैं उनको आप यहाँ लगा देंगे CN, यहाँ पर भी CN और यहाँ पर भी CN लगा देंगे। अब आप यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए, ऊपर एक माइनस लगा दीजिए, ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। अब इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा, ट्रांसफॉर्म में समान लिगेंड को विपरीत कोनों पे लाना होता है। तो फिर वही प्रोसेस है, हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम करेंगे वही कि Fe को रख देंगे बीच में और यहाँ पर हम इसको, अब जो समान लिगेंड है जैसे NH3 इनको विपरीत कोनों पर भेज दीजिए। अगर एक NH3 ऊपर है तो उसका विपरीत नीचे होगा, NH3 को यहाँ भेज दीजिए। अब उससे क्या होगा कि जब आप चारों CN को अगल बगल रखेंगे तो वो किसी भी प्रकार अगल बगल नहीं आ पाएंगे। अब ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि CN अगल बगल आ गए हैं, तो नहीं, यहाँ पे 2 CN को अगल बगल नहीं आना है, जितने CN हैं सबको अगल बगल आना चाहिए था, नहीं आए हैं। इसका मतलब ये हमारा कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रांसफॉर्म या विपक्ष रूप। ठीक है, तो ये ज्यामितीय समावयवी हो गए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है CH3 CH2 CH2 CH3 इसके मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले, क्लोरीनन का मतलब ये होता है कि जब किसी यौगिक में से एक हाइड्रोजन को हटा के हम वहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दें तो क्लोरीनन है। मुक्त मूलक क्यों बोला जा रहा है, इसका मतलब यह क्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रही है या उस अपक्रिया को गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या, मुक्त मूलक क्लोरीनन से कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। तो आप यहाँ देखिए CH3 CH2, फिर यहाँ दिया है CH2 CH3। अब अगर यहाँ देखिए कार्बन की डिग्री, तो यहाँ पे ये कार्बन 1 डिग्री का है, ये कार्बन भी हमारा 1 डिग्री का है और बीच वाले कार्बन 2 डिग्री के हैं। ध्यान दीजिए 1 डिग्री कार्बन दोनों एक जैसे हैं और 2 डिग्री कार्बन भी एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हमारे उत्पाद 2 प्रकार के बन सकते हैं, या तो आप 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन हटा के उत्पाद बनाइए या तो 2 डिग्री का। तो चलिए यहाँ 2 उत्पाद कौन कौन बनेंगे, वहाँ पर देखिए पहला ये है कि अगर हम मान लेते हैं इस 1 डिग्री कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दें तो हमारा उत्पाद क्या बनेगा, वो बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ बनेगा CH2Cl, क्योंकि हमने 1 डिग्री कार्बन का हटाया हुआ है, बाकी किसी कार्बन को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अब इस यौगिक का नाम होगा 1 क्लोरोब्यूटेन, लिख सकते हैं। अगर आप 1 डिग्री से नहीं हटाना चाहते हैं, 2 डिग्री से हटाना चाहते हैं, तब आप कौन सा उत्पाद बनाएंगे, तब हमारा बनेगा CH3, फिर बनेगा CH2 और फिर CH के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl और आ जाएगा CH3 और ये हमारा हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यही हमारे 2 ही समावयवी बन सकते हैं, या तो 1 क्लोरोब्यूटेन यानी 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के, या फिर 2 क्लोरोब्यूटेन, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। संरचना जब आप बनाइएगा तो सामने नाम भी उस यौगिक का लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है जबकि एथेनॉल उदासीन है, इसका कारण लिखना है। तो चलिए इसको आपको समीकरण के जरिए ही बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अगर फिनॉल की। ठीक है, फिनॉल अगर अपना H+ दे देगा, यानी H+ देगा तो O पर क्या आएगा, माइनस। तो देखिए यहाँ O पर माइनस प्रदर्शित किया गया है। अगर फिनॉल का H+ निकल जाता है, यहाँ बगल में आप H+ निकला दिखा सकते हैं, H+ निकल गया तो फिनॉल के H+ निकलने के बाद बचा क्या हमारे पास, फिनॉक्साइड आयन बचा है ना। और फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी होता है फिनॉल की तुलना में। ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है ये ज़्यादा अस्थायी है फिनॉल की तुलना में। देखिए यहाँ लिखा है, लेकिन क्यों अस्थायी है आइए उसको भी समझ लेते हैं। होता ये है कि जब फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा यानी अनुनाद होगा तो ये ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ना, वो देखिए वो माइनस चार्ज थोड़ी देर के लिए कहाँ चला गया है, बेंजीन में चला गया है। इसका मतलब ऑक्सीजन का चार्ज हट गया है
और इतना काफ़ी होता है उसके स्थायित्व के लिए। इसका मतलब साफ है कि फिनॉल अगर H+ दे देगा, त्याग देगा H+ को, तो वो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और वो और भी अधिक अस्थायी हो जाएगा। और कोई यौगिक चाहता भी तो यही है कि वो हमेशा ज़्यादा अस्थायी रहे। तो फिनॉल अपने आप को अधिक अस्थायी बनाने के लिए आसानी से H+ त्याग सकता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। ये चीज़ देखिए स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को स्टेटमेंट में भी लिखा गया है कि फिनॉल में जो OH समूह होता है वह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है। जब भी फिनॉल H+ का त्याग करेगा, जो कि आप समीकरण में यहाँ दिखा दीजिएगा, H+, ये छूटा हुआ है, तो फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होगा और फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, अनुनाद के कारण अधिक अस्थायी हो जाएगा। इसी कारण फिनॉल सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है कि भाई जब मैं और अस्थायी हो जाऊंगा तो ले जाओ मेरा H+, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ना लिखिएगा, ये मिसप्रिंट है। इलेक्ट्रॉन की जगह पर यहाँ पे आप प्रोटॉन लिखेंगे, क्योंकि H+ को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो फिनॉल सरलता से प्रोटॉन त्याग कर अम्लीय गुण प्रदर्शित कर सकता है। अब वही बात करते हैं अगर हम एथेनॉल की यानी एथिल अल्कोहल की, तो मान लेते हैं एथेनॉल भी H+ को अगर त्याग दिया, तो देखिए अगर ये भी H+ को त्याग देगा तो ये जो आयन बनाता है एथॉक्साइड आयन बनाता है। क्योंकि एथॉक्साइड आयन में कोई भी अनुनाद नहीं होता है, इस वजह से ये अस्थायी नहीं हो पाएगा, यानी कम अस्थायी रहेगा। और अगर ये कम अस्थायी रहेगा तो एथेनॉल कभी भी जल्दी H+ त्यागने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो कम अस्थायी हो जाएगा और इसी कारण एथेनॉल सरलता से प्रोटॉन का त्याग नहीं कर पाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। वहाँ दिया है कि निम्नलिखित में विभेद लिखिए। विभेद पहला दिया है एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद करना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका होता है। अगर आप देखिए एस्टल्डिहाइड एक प्रकार का एल्डिहाइड है, जबकि एसीटोन एक प्रकार का कीटोन है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है या तो आप एल्डिहाइड को टॉलन अपकर्मक या फेलिंग विलयन से क्रिया करा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एस्टल्डिहाइड को जब टॉलन अपकर्मक से क्रिया कराया है, तो यह टॉलन अपकर्मक अपना ऑक्सीजन दे करके इसके CHO समूह को ऑक्सीकृत कर देगा COOH में, ठीक है। और खुद रजत दर्पण में अपचयित हो जाएगा। तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलिन अपकर्मक से क्रिया करके अपने आप को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं और टॉलिन अपकर्मक को रजत दर्पण में अपचयित कर देते हैं। लेकिन कोई भी कीटोन, चाहे वो एसीटोन ही क्यों ना हो, वो टॉलिन अपकर्मक से कभी कोई क्रिया नहीं करता है। उस चीज़ को आप मेंशन करेंगे और उसके बाद आप समीकरण लिख देंगे। अगला दिया है एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन में क्या अंतर है। तो देखिए एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन में एक अंतर ये है कि एसीटोफिनोन में हमारा कीटोन के पास CH3 समूह है, जबकि बेंजोफिनोन में हमारे पास CH3 समूह नहीं है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि एसीटोफिनोन का अगर हम आयोडीन और NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो वो आयोडोफॉर्म बनाएगा, क्योंकि वो सभी एल्डिहाइड, वो सभी कीटोन जिनके पास मेथिल समूह होता है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। तो चूँकि एसीटोफिनोन में मेथिल समूह था तो वो आयोडीन और NaOH से क्रिया करके आयोडोफॉर्म बनाएगा, जबकि बेंजोफिनोन में कोई भी मेथिल समूह नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इस प्रकार आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं और स्टेटमेंट लिखने का तरीका ये आपके पास यहाँ है, ठीक है। अब आते हैं अगले पे। वहाँ दिया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, इसको समझाना है। तो देखिए बहुत ईजी है कि जब आप बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की संरचना की, तो न्यूक्लिक एसिड के आपके 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? एक हमारी होती है पेंटोज शर्करा, ठीक है। एक हमारा होता है नाइट्रोजनी क्षार और तीसरा हमारा होता है फास्फोरिक अम्ल, जिससे हमको फास्फेट समूह मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर वहाँ पर शर्करा और क्षार ही केवल आपस में जुड़े हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन शर्करा, क्षार और फास्फोरिक अम्ल यानी फास्फेट समूह आपके साथ जुड़ा है तो वो न्यूक्लियोटाइड है। तो पहला अंतर देखिए यही है। इसमें पेंटोज शर्करा के साथ केवल नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड है। इसमें पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट तीनों जुड़ गए हैं तो ये हमारा जो है न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि इसमें केवल क्षार जुड़ा होता है। और इसकी प्रकृति अम्लीय क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो फॉस्फेट समूह जुड़ा है वो फास्फोरिक अम्ल से आता है, जिसका सूत्र H3PO4 होता है। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, ठीक है। ये अंतर आप लिख देंगे। अगला आपको दिया है विलयन को परिभाषित करना है। तो देखिए विलयन है क्या, आपको बताया गया होगा कि विलयन है क्या। जब किसी भी विलेय को आप विलायक में घोल दीजिए और विलेय विलायक में घुल के समांगी मिश्रण बना ले, तो इसी समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन में भी दिया है कि विलेय और विलायक द्वारा बने हुए समांग तंत्र को विलयन कहते हैं। जैसे आप नमक को पानी में घोल दीजिए, चीनी को पानी में घोल दीजिए, ये सब विलयन के उदाहरण हैं। अब दिया है विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की कई विधियाँ होती हैं, जैसे मोलरता के रूप में, मोललता के रूप में, मोल प्रभाज के रूप में, नॉर्मलता के रूप में, भार प्रतिशत के रूप में, आयतन प्रतिशत के रूप में, भार बटा आयतन प्रतिशत के रूप में, ppm के रूप में। ये सब विलयन के सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ होती हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न में दिया है किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित करना है। तो चलिए पहले जानते हैं वैद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता क्या होती है। अगर आप
कहीं पर किसी भी वैद्युत अपघट्य को, मान लो कोई वैद्युत अपघट्य था, आपने NaCl लिया है, अब आप इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, ठीक है। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में जितने भी आयन उपस्थित होंगे, चाहे वो 100 आयन हो या 200 आयन हो, सबकी टोटल चालकता आप जोड़ लेंगे, वही उसकी कहलाती है चालकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही मेन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयन में जितने भी आयन हैं, आप सबकी चालकता को जोड़ लीजिए, वही उसकी विशिष्ट चालकता या चालकता कहलाती है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। अब इस पे प्रभाव क्या पड़ेगा, ये भी आपको लिखना है कि अगर आप सांद्रता बदलें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये बताइए, मान लेते हैं हमने इसमें पानी मिला दिया, अगर हम पानी मिलाएंगे तो विलयन का आयतन तो बढ़ गया। मान लेते हैं पहले वो था 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपने पानी मिलाया तो आयतन बढ़ गया। लेकिन आयतन बढ़ने के साथ साथ कुछ आयन भी तो ऊपर जाएंगे, यानी अगर हम उतने ही आयतन की तुलना करें, यानी इतने ही आयतन की, तो जब कुछ आयन ऊपर चले जाएंगे आयतन बढ़ने पर, यानी यहाँ आ जाएंगे, तो नीचे आयनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास पहले धनायन 200 थे और ऋणायन भी कितने थे, 200 थे। अब कुछ धनायन ऋणायन ऊपर चले गए हैं, तो नीचे आयनों की संख्या में क्या होगी, कमी। अब मान लेते हैं यहाँ धनायन 100 बचे हैं, ऋणायन भी 100 बचे हैं, तो चूंकि उतने ही आयतन में, यानी एकांक आयतन में, आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या कम हो गई, आयनों के चलते ही चालकता आई थी। चूंकि आयन कम हो गए उतने आयतन में, तो आपकी चालकता भी क्या होगी, घटेगी। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट पे इस चीज़ को बताया गया है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता जो होती है उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जब आप सांद्रता घटाएंगे या यूं कह लीजिए तनुता बढ़ाएंगे, यानी पानी मिला देंगे, तो विलयन का आयतन तो पानी मिलाने पे बढ़ गया, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित जो आयनों की संख्या थी वो कमी हो गई। और अगर आयनों की संख्या कमी हो गई तो उस वैद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होती है वो भी क्या होती है, घट जाती है। बात समझ में आ रहा है। अब अगला दिया मोलर चालकता या आणविक चालकता किसको कहते हैं। तो ये क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी वैद्युत अपघट्य का एक निश्चित आयतन ले लीजिए, और किसी भी विलयन का एक निश्चित आयतन ले लीजिए, और उसमें किसी भी वैद्युत अपघट्य का, जैसे NaCl हो या कोई भी वैद्युत अपघट्य जो आप जानते हैं, आप इसका 1 मोल घोल दीजिए। अब जब आप 1 मोल घोलेंगे तो 1 मोल में जितने भी अणु हैं वो टूट करके जितने भी आयन उत्पन्न कर दें, उन सारे आयनों की चालकता को आप जोड़ लीजिए, वही उसकी कहलाती है मोलर चालकता। खास ध्यान रखिएगा, मोलर चालकता में हम आयतन की बात नहीं करते हैं, वो केवल चालकता में करते हैं। इसमें हम मोल की बात करते हैं, यानी आप विलयन का कोई भी आयतन लीजिएगा, निश्चित आयतन, और उसमें वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलिएगा, क्योंकि मोलर शब्द आता है। अब यह 1 मोल जब आप घोलेंगे तो वो कई संख्या में आयन उत्पन्न करेंगे, उन सारे आयनों की जो चालकता होगी वही इसकी मोलर चालकता कहलाएगी। इसको लैम्डा m से प्रदर्शित करेंगे और इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। सांद्रता परिवर्तन पर मोलर चालकता का मतलब सांद्रता परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जैसे जैसे आप पानी मिलाएंगे, यानी जैसे जैसे आप इसको तनु करेंगे या सांद्रता घटाएंगे, तो पानी मिलाने पर जो अणु मान लो नहीं टूट पाए वो भी टूटेंगे, यानी आयनों की संख्या बढ़ेगी, तो मोलर चालकता के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप सांद्रता को कम करेंगे या तनुता को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इसकी मोलर चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ दिया प्रथम कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, पहले इसको देखिए। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया किसको कहते हैं, ऐसी सभी अपक्रियाएं जिनकी कोटि क्या होगी, एक होगी, यानी जो अपक्रिया का वेग है वो हमारा जो भी क्रियाकारी मान लो R है उसकी सांद्रता के कितने घात के अनुक्रमानुपाती होगा, 1 घात के। तो देखिए डिफिनीशन में इसी चीज़ को लिखा भी गया है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 होती है, यानी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी की सांद्रता के 1 घात के अनुक्रमानुपाती होता है, वह प्रथम कोटि की कहलाती है अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है आपको, वो न्यूमेरिकल क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतने से इतना होने में जो समय लगा वो 5 मिनट लगा है। तो प्रारंभिक सांद्रता को अगर 0.3 मोल कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा। अब पहले देखिए यहाँ पे जो पहले सेंटेंस का मतलब है उसको निकालते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सेंटेंस दिया है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। देखिए क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता जिसको हम A से लिखते हैं वो दिया है कितना, 0.6 मोल पर लीटर दिया है, यहाँ पे लिख देंगे मोल पर लीटर, ठीक है। बची हुई सांद्रता जिसको हम A-X से लिखेंगे, ये आपका दिया है कितना, 0.4 मोल पर लीटर दिया है, और T दिया है, T बराबर दिया है 5 मिनट। अब इन तीनों से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया का सूत्र होता है K बराबर 2.303 बटा क्या होता है T, और यहाँ पर लॉग होता है A/A-X। अब आप खुद देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आपको पता है, A पता है, A-X पता है,
टी पता है। अगर ये 3 वैल्यू पता है तो यानी यहाँ से हम के का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम के का मान निकालने को देखते हैं कि वो कैसे निकलेगा। देखिए, क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता आपने माना है, शेष सांद्रता और समय 5 मिनट है। आपने जब ये सूत्र लगाया तो तीनों वैल्यू रखेंगे, यानी टी की जगह पे देखिए आपने 5 रख दिया है, ए की जगह पे 0.6 रख दिया और ए माइनस एक्स की जगह पे 0.4 रख दिया है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने के बाद ये आएगा 3/2 आएगा और यहाँ पर 5 है। जब आप log 3/2 को ओपन करेंगे तो log 3 और 2 को चूंकि ऊपर लाएंगे तो यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा। log 3 log 2 का मान आपको दिया होगा पेपर में, वहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे और जब ये वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से के का मान आपका निकल गया। अब के का जो भी मान निकला है, ये चूंकि अब क्रिया वही है तो के का मान बदलेगा नहीं। अब क्रिया कार्य की प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? 0.6 थी। लेकिन क्वेश्चन में अब ये कहा था कि अगर हम इस सांद्रता को 0.3 कर दें तब कितना समय लगेगा। तो देखिए के का मान आपको पहले ही पता हो गया है, ये आपके के का मान निकल गया था। अब क्रिया कार्य की प्रारंभिक सांद्रता 0.6 है, लेकिन कह रहा है अब इस बार बची हुई सांद्रता 0.3 है, तो बताइए समय टी कितना लगेगा। फिर आप वही सूत्र लगाएंगे। देखिए के का मान हम यहाँ पे देखिए लिख दिए, ये के का मान यहाँ वैल्यू रख दिए हैं। हमको टी निकालना है, इस बार ए की जगह पे देखिए 0.6 लिखा हुआ मिलेगा और बची हुई सांद्रता जो है 0.3 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अब ऊपर बचा है 1/5 इंटू 0. ये, और यहाँ पर जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे log 2 की वैल्यू रख देंगे। log 2 की वैल्यू जो होती है वो 30/10 होती है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो टी का मान आएगा वो आएगा कितना? 8.546 मिनट। इन्वर्स मत लिखिएगा, ये मिसप्रिंट है, क्योंकि समय का मात्रक इन्वर्स में नहीं होता, तो इसको केवल हम क्या लिखेंगे? मिनट ही लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। वो दिया हुआ है कि कारण सहित आपको बताना है कि Fe डबल प्लस अपचायक क्यों है और Mn डबल प्लस ऑक्सीकारक क्यों है। ठीक है, तो देखिए आसानी सी चीज़, देखिए इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। अगर ये अपचायक है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अपचायक पदार्थों का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब Fe डबल प्लस का ऑक्सीकरण होगा, जबकि Mn डबल प्लस ऑक्सीकारक है तो इसका मतलब इसका अपचयन होना है, इसका ऑक्सीकरण नहीं होना है। हमको केवल यही सिद्ध करना है कि क्यों वो ऑक्सीकरण में जाएगा, Fe डबल प्लस का ऑक्सीकरण क्यों हो जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब आवेश बढ़ना, यानी Fe डबल प्लस अपना आवेश बढ़ाएगा, वो 3 प्लस कर लेगा, लेकिन Mn डबल प्लस अपचायक ना बन के ऑक्सीकारक होगा क्योंकि इसका आवेश नहीं बढ़ेगा। अब हमको यही बताना है कि Fe डबल प्लस क्यों अपना आवेश बढ़ा सकता है और Mn डबल प्लस क्यों अपना आवेश नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम Fe डबल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप खुद ही यहाँ से देखिए, अगर हम इसके 3d6 की बात करें, ड्यूब कोष में कक्षक कितने होते हैं? ड्यूब कोष में कक्षक होते हैं 5। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पर देखिए अगर यह डी 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दे तो ये हो जाएगा 3d5, यानी ड्यूब कोष में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे और ये इस अवस्था में आ जाएगा, यानी उसके हर कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और तब यह अस्थाई हो जाएगा क्योंकि ये अर्धभरी अवस्था में आ गया है। लेकिन जब तक ये 3d6 रहेगा तब तक ये अस्थाई नहीं है। क्यों? आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कोष केवल 2 ही कंडीशन में अस्थाई होता है, या तो वो पूर्ण भरा हो या तो वो अर्ध भरा हो। डी कोष तभी अस्थाई होगा या तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो या तो 5 हो। तो इसका मतलब है 3d6 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दे तो ये 3d5 में बदल जाएगा और 3d5 में बदलेगा तो ये अस्थाई हो जाएगा। इसी वजह से Fe डबल प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इस पर धनावेश एक और बढ़ जाएगा, तो ये 2 प्लस की जगह कितना प्लस हो जाएगा? 3 प्लस। इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण हुआ तो ये क्या हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट में इसी चीज़ को बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि Fe डबल प्लस सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग के अर्धपूरित 3d5 विन्यास प्राप्त कर लेगा, यानी Fe डबल प्लस सरलता से Fe ट्रिपल प्लस में ऑक्सीकृत हो सकता है और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो सकता है वह पदार्थ क्या है? अपचायक है। अब Mn में क्या कहानी है? अगर आप Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 है। चूँकि ये खुद ही अर्धभरी अवस्था में है, यानी 3d5 है, तो ये अधिक अस्थाई है। इसका मतलब अब ये Fe डबल प्लस की तरह आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता है। अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता तो अपचायक होता, इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पाएगा, इस वजह से ये क्या माना जाएगा? ऑक्सीकारक। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि Mn डबल प्लस का 3d कोष अर्धपूरित अवस्था में होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई होता है और यह सरलता से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता है, यानी Mn डबल प्लस
सरलतापूर्वक ऑक्सीकृत नहीं हो सकता है, और अगर ये ऑक्सीकृत नहीं हो सकता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अपचयित, और जो पदार्थ अपचयित हो सकते हैं वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब अगला दिया है कि स्कैंडियम जो है एक संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, जबकि दोनों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। तो देखिए, जब आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका जो 3D उपकोष है वो अपूर्ण भरा है, लेकिन जिंक का देखिए 3D उपकोष पूर्ण भरा है। और परिभाषा ये कहती है कि वे सभी तत्व जिनका डी उपकोष अपूर्ण भरा होगा वही संक्रमण तत्व माने जाएंगे। तो इसी वजह से देखिए, स्कैंडियम का 3D उपकोष अपूर्ण भरा है तो ये हमारा संक्रमण तत्व है, लेकिन जिंक का 3D उपकोष पूर्ण भरा है, यानी ये हमारा संक्रमण तत्व नहीं है। यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे छूट गया है, जिंक हमारा संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। वहाँ दिया है संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरक का काम क्यों करते हैं। तो अगर आपने डी ब्लॉक को पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि संक्रमण तत्व हमेशा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, मतलब वो अपनी संयोजकता को बदल सकते हैं, और साथ ही साथ इनके पृष्ठ पर मुक्त संयोजकता होती है। अब ये मुक्त संयोजकता क्या होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, एक उत्प्रेरक का काम क्या होता है। एक उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने एक पात्र लिया है, अब यहाँ पर मान लेते हैं दो क्रियाकारी हैं, एक ए है एक बी है, और ये हमारा उत्प्रेरक है। सपोज कीजिए कोई भी उत्प्रेरक है डी ब्लॉक का, मान लेते हैं निकिल ही है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर इसके पास मान लीजिए 3 बंध हैं, ठीक है, या 4 बंध हैं। तो 2 जगह मान लेते हैं ए और बी जुड़े, फिर 2 जगह ए और बी जुड़े। अब मान लेते हैं कि ए और बी के 2 अणु और आ गए, तो ए और बी के 2 अणु अगर और आ गए तो ये तुरंत अपनी संयोजकता को परिवर्तित करके 2 और बंध बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए, और 2 अणुओं को ये जोड़ सकता है, यानी ये अपनी संयोजकता को परिवर्तित कर सकता है, और अगर परिवर्तित संयोजकता दिखाएगा तो भी उत्प्रेरक है। ये मुक्त संयोजकता क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। मुक्त संयोजकता क्या होती है, जैसे अगर आप बात करें निकिल के टुकड़े की, तो मान लेते हैं अगर आप निकिल का कोई टुकड़ा लेंगे तो यहाँ पर निकिल के परमाणु आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ये निकिल के परमाणु आपस में जुड़े हैं। चलिए मान लेते हैं वो टुकड़ा जो हमने लिया था वो स्मूथ नहीं था। स्मूथ नहीं होने का मतलब समतल नहीं था, कुछ जगहों पे दरारें थी तो कुछ जगहों पर वो थोड़ा सा उभरा हुआ था। अगर ये उभरा हुआ है तो आप यहाँ पर ये देखिए, उभरे स्थान पर यहाँ देखिए इसके पास खाली बंध ज़्यादा हैं। कितने बंध हैं, 3, जबकि किनारे पर देखिए कितने हैं, 2 हैं। और जो बीच में हैं, ये देखिए बीच में इनके पास कितने खाली बंध हैं, केवल एक एक बंध खाली हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा सक्रिय हैं, किनारे पे, शिखर पे, या कभी कभी दरारों में। तो ऐसी जगह जहाँ परमाणुओं के पास मुक्त संयोजकता ज़्यादा होती है, यानी खाली बंध को ही मुक्त संयोजकता कहते हैं, उसको सक्रिय केंद्र कहते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों में ये होता है। इसी वजह से डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास जितनी मुक्त संयोजकता होगी उतने ज़्यादा से ज़्यादा अणुओं को ये आपस में जोड़ करके क्रियाकारी अणुओं को जल्दी से क्रिया करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके समझ में आ गया है। इस पेपर का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी बोर्ड की तैयारी मन से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।